हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक को, दैट इज ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ओके, तो ये आपके यूनिट 2 का टॉपिक है। यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम सभी मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सो फर्स्ट इज ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, सेकेंड इज मास्टरी लर्निंग मॉडल, थर्ड इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल एंड द फोर्थ वन इज द ग्लासर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। ओके, इन चार हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करी है बहुत अच्छे से। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी में चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं कि आप या तो यहाँ से समझ करके अपने हिंदी में नोट्स बना लीजिए। अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो इट विल बी इजीली, या फिर इट विल बी इजी फॉर यू, है ना, टू राइट योर एग्जाम पेपर। या फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए भी बहुत आसानी से याद कर सकते हो लिख करके। ओके, खुद से जब अपने नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की। सो बेसिकली ब्रूनर के नाम से है, तो ब्रूनर ने ही दिया था, जेरोम ब्रूनर ने 1956 में इस मॉडल को दिया था। बेसिकली मॉडल ऑफ टीचिंग में हम चार मॉडल के बारे में बात करें और ये भी देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस। ओके, सो ब्रूनर्स मॉडल कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या फोकस करता है कि हाउ लर्नर्स एक्वायर एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बाय आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स बेस्ड ऑन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। सो बेसिकली लर्नर कैसे एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को, है ना, उनके एट्रीब्यूट्स को कैसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में क्या डिफरेंस है, तो वो एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं ना। कि आप लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल ले लोगे तो वो क्या है, जैसे मैंने बोल दिया मैन, मैंने आपको समझा दिया लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। ओके, मैंने बोल दिया मैन, तो मैन किसका एग्जाम्पल है, किसका है, लिविंग थिंग का। ओके, मैंने बोल दिया बॉय, या फिर बोल सकते हो मैंने बोल दिया कैट, तो कैट किसका है, लिविंग थिंग का। ओके, और नॉन एग्जाम्पल्स ले सकते हो, तो उस तरह से आप समझते हो। सो ब्रूनर बिलीव दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे एक्टिवली डिस्कवर पैटर्न इंस्टेड ऑफ जस्ट रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। एक तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया होता कि लिविंग बींग्स वो होते हैं जो सांस ले सकते हैं, ओके, और जो टच कर सकते हैं चीज़ों को, महसूस कर सकते हैं, बेसिकली वो लिविंग थिंग है। और जो नहीं कर सकते वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर मैं छोटे बच्चों को ये बात बता दूं तो वो नहीं समझ पाएंगे ना। अगर मैंने उनको बोल दिया कि प्लांट्स क्या हैं, फिर वो प्लांट्स को क्या बोलेंगे, प्लांट्स को बोलेंगे नॉन लिविंग, क्योंकि वो थोड़ी टच कर सकते हैं किसी चीज को। ओके, तो बेसिकली मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू जब समझाऊंगी तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ब्रूनर का यही मानना था कि बच्चे तब ज्यादा सीखते हैं जब वो खुद एक्टिवली डिस्कवर करते हैं पैटर्न्स को, कि कैसे कैसे ये हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने लिविंग थिंग के बारे में बात करी, तो आप ये देखोगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैम ने बताई हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा जो भी हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो लिविंग थिंग के अंडर आएंगे, कौन से नॉन लिविंग थिंग के अंडर आएंगे। आप एक पैटर्न डिस्कवर करते हो। ओके, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग से, इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है, इंडक्टिव तर्क विचार पे आप बोल सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है कि आप कैसे समझते हो चीजों को एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, ठीक है, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजों को समझते हो यहाँ पर। सो बेसिकली ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मीन्स process through which learner analyze yes and no examples to figure out the definition or rule of a concept on their own। ओके, तो मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का मतलब क्या है कि वो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर बच्चे यस और नो, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों से, या फिर नेगेटिव एग्जाम्पल्स, या फिर जो एग्जाम्पल्स है जो नहीं है एग्जाम्पल्स, उन चीज़ों से समझते हैं कि जो हमें डेफिनेशन आएगी इसकी क्या आएगी। जैसे टीचर क्लास में आता है और बोलता है कि अपना नाम बताओ, ओके, और या फिर आपसे बोलेगा कि आप कौन कौन सी जगह पर घूमे हो, या फिर आपको क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, आप नाम बताओगे उन सब चीज़ों का। फिर टीचर एक्सप्लेन करेगा क्या, फिर टीचर बोलेगा कि ये जो आपने नाम बताए हैं प्लेस के, थिंग के, और जो पर्सन के नाम आपने बताए वो क्या होता है, वो नाउन होता है। ओके, तो यहाँ पर बच्चे कैसे फिगर आउट करते हैं डेफिनेशन और रूल को, थ्रू एग्जाम्पल्स एंड थ्रू नॉन एग्जाम्पल्स। ओके, सो इट इज नॉट डायरेक्टली टेलिंग द डेफिनेशन, आप डायरेक्टली नहीं बताते हो डेफिनेशन को,
पहले टीचर क्लूज प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि नाउन समझाने के लिए टीचर पहले बोलेगी कि एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स नहीं, टीचर बोलेगी कि तुमने आज क्या क्या चीज़ें खाई, है ना, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाते हो, डिनर में क्या खाते हो, आपको क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, जैसे बेंचेस दिख रही हैं, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, फैन दिख रहा है, ओके, लाइट्स दिख रही है, ओके, आपका क्या नाम है, आपके दोस्त का क्या नाम है, ओके, और आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है, कहाँ कहाँ जाना पसंद करते हो आप। तो ये सारे एग्जाम्पल्स टीचर ले लेगी, फिर उसके बाद उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करवाना समझाएगी, ओके, फिर कॉन्सेप्ट को डिस्कवर कराएगी, मतलब फिर कॉन्सेप्ट के बारे में बताएगी कि आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपने सारे वर्ड्स बताए हैं यही तो नाउन होते हैं, तो मतलब बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया ना। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज द फेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो क्या क्या फेजेस होते हैं? सो फेज वन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली फेज वन में क्या करता है टीचर? पहले प्रेजेंट करता है डेटा को, ओके, जैसे कि टीचर प्रेजेंट पॉजिटिव यस और नो एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि काइंडली, क्या काइंडली नाउन है? मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे काइंडली, फिर मैंने बोल दिया ह्यूमन, फिर मैंने बोल दिया मैन, फिर मैंने बोल दिया प्लांट, है ना, फिर मैंने बोल दिया दैट इज कोई भी थिंग, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स दे दिए। तो टीचर प्रेजेंट करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल, स्टूडेंट कंपेयर एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग वाला समझ सकते हो आप यहाँ से, कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी, मैंने आपको बोल दिया मैन भी बोल दिया, और मैंने आपको गर्ल भी बोल दिया, मतलब ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं, ब्लैक बोर्ड बोल दिया, आपका पेन बोल दिया, ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आप यहाँ पर बच्चों को फिगर आउट करने के लिए दोगे कि इनमें किस बेसिस पे आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो इन चीज़ों को, है ना। तो बच्चे खुद अपना दिमाग लगाएंगे, डिस्कवर करेंगे चीज़ों को, जैसे लिविंग थिंग को वो लगा देंगे कि यहाँ पे जो मैन है वो गर्ल है, वो एक इंसान है, और जो पेन है और जो ब्लैक बोर्ड है वो कोई थिंग है ना, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो उस चीज़ से समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? फॉर्मिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉन्सेप्ट माइट बी। हाइपोथेसिस मतलब सॉल्यूशंस या फिर टेंटेटिव असम्पशंस है वो उनकी, वो ये सोच रहे हैं कि ये हो सकता है इसका, मतलब उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि सटीक उन्होंने डिफ्रेंशिएट कराओ, किसी भी बेसिस पे उन्होंने डिफरेंस कराओ। तो वो हाइपोथेसिस लगाते हैं, हाइपोथेसिस मतलब असम्पशंस वो लगाते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना, उनके माइंड में एज्यूम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल टीचर ने दे दिया पॉजिटिव का स्क्वायर और रेक्टेंगल, नेगेटिव का सर्कल और ट्राइंगल, ओके। तो स्टूडेंट इन्फर मे बी द कॉन्सेप्ट इज फोर साइडेड फिगर्स, ओके। जैसे टीचर ने ये चार एग्जाम्पल्स दे दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल्स दे दिए, फिर उसके बाद टीचर ने बोला कि बच्चे सोचेंगे, बच्चों ने क्या सोचा कि क्या पता आज की क्लास में हमें फोर साइडेड फिगर के बारे में पढ़ना हो, ओके। तो फोर साइडेड फिगर क्या होता है? तो वो उन्होंने एज्यूम करा है, वो रियल नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंट करते हो डेटा को एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है? स्टूडेंट प्रपोज अ हाइपोथेसिस अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है? हाइपोथेसिस प्रपोज करता है, हाइपोथेसिस अबाउट द कॉन्सेप्ट। वो ये देखता है कि क्या मैंने जो ये सोची है चीज़ें, क्या रियल में ये सही है। जैसे कि टीचर ने चार एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पर कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल, और बच्चों ने ये सोच लिया कि टीचर आज फोर साइडेड फिगर के बारे में पढ़ाएगी। अब बच्चे फिर बाद में ये सोचेंगे, खुद से टेस्ट करेंगे जो उन्होंने सोचा है कि वो सही सोचा या नहीं सोचा। तो वो फोर साइडेड फिगर्स के बारे में सोच रहे हैं कि टीचर पढ़ाएगी, तो क्या ट्राइंगल फोर साइडेड फिगर है, क्या सर्कल फोर साइडेड फिगर है ना। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे? दे टेस्ट इट बाय क्लासिफाइंग न्यू एग्जाम्पल्स गिवन बाय टीचर्स, कि और एग्जाम्पल्स जो टीचर देगी उससे वो टेस्ट करके देखेंगे। सो टीचर फिर एग्जाम्पल्स देगी, एडिशनल एग्जाम्पल्स देगी, ताकि बच्चों का और रीजनिंग मतलब वो समझा सके उन्हें ना, और वो तर्क कर सके और विचार कर सके। सो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन सच एज लाइक डज द शेप हैव फोर साइड्स, है ना, जो मैंने जो शेप्स दी हैं उन सब में फोर साइडेड शेप है, या फिर आर अपोजिट साइड्स इक्वल, कि इनकी जो अपोजिट साइड्स है क्या वो इक्वल है, इज इट क्लोज्ड, ओके। तो अब यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं बच्चे कि आज शायद हम क्लोज फिगर के बारे में बात करें, तो वो टेस्ट करने के लिए बोल रही है अभी हाइपोथेसिस, ठीक है। स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, खुद से ही पूछेंगे बच्चे, अच्छा किस बारे में हो सकता है, वो अलग अलग हाइपोथेसिस अब लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। अब जो उन्होंने सोचा है
इतने सारे क्वेश्चंस उन्होंने पुट आउट करे थे, है ना, पहले तो कि ये 4 साइडेड है, फिर इक्वल साइड है, फिर क्लोज साइड है। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने प्रोसेस को कि क्या उन्होंने सोचा जो है वो उसका क्या सही कंक्लूजन हो सकता है। ओके, तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट एक्सप्लेन हाउ दे अराइव्ड एट कंक्लूजन, तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उन्हें लगा कि आज आप ये पढ़ाओगे या इस बारे में हम पढ़ेंगे। टीचर डिस्कसेस द करेक्ट एंड इनकरेक्ट एट्रीब्यूट, अब वो देखेगी कि जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए टीचर्स ने तो किस हिसाब से वो सारी चीज़ें देख लेगी। द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज शेयर्ड एट द एंड। ओके, तो जिससे क्या होता है, स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन रीजनिंग प्रोसेस एंड इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखो शुरू में तो बच्चों को ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम आएगी इन सब चीज़ों को करने में, बट जैसे जैसे बच्चे इस प्रोसेस से सीखेंगे ना तो वो खुद ही अपने क्वेश्चंस का आंसर देने में अव्वल हो जाएंगे या फिर माहिर हो जाएंगे वो, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट रिफ्लेक्ट करता है किस पे, अपने रीजनिंग प्रोसेस पे, कि क्या जो वो तर्क लगा रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो सही है या गलत है। ओके, तो थर्ड फेज क्या है, थर्ड एंड द लास्ट फेज इज द एनालिसिस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। अब एनालिसिस होगी आपकी थिंकिंग की और फिर टीचर एक्सप्लेन कर देगी कि आज तो हम क्लोज्ड फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं, और क्लोज्ड फिगर वो होता है जिसके बाहर हम मतलब जिसके बाहर से हम नहीं देख सकते हैं। इट मीन्स कि वो चारों साइड से उसके आप बोल सकते हैं कॉर्नर होंगे। ओके, सो बेसिकली ये। So the next is the types of concept attainment strategies. So Brunner identified two major strategies. तो दो strategies हैं, फर्स्ट इज रिसेप्शन, सेकंड इज सिलेक्शन। तो रिसेप्शन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन, और इसमें आप इंक्वायरी अप्रोच देते हो। तो रिसेप्शन में टीचर एग्जाम्पल्स खुद ही प्रेजेंट कर देती है और स्टूडेंट समझते हैं, विश्लेषण करते हैं उन एग्जाम्पल्स का और फिर कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाते हैं। इसमें टीचर गाइड ज्यादा करती है, मोर टीचर गाइडेड होता है ये। ओके, मतलब टीचर ही एग्जाम्पल देती है यहाँ पर, बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स देती है, स्टूडेंट एनालाइज करते हैं और फिर बच्चे कॉन्सेप्ट पे समझ लेते हैं। और सिलेक्शन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करी जाती है, स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट एग्जांपल्स, दे टेस्ट हाइपोथेसिस एक्टिवली, कि टीचर बच्चों को सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल दे देगी, फिर स्टूडेंट बोलेंगे कि और एग्जांपल्स हो, या फिर बच्चे और एग्जांपल्स निकालेंगे। फिर जो हमने अभी पढ़ा था ये जो फेजेस में, तो ये यहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रेटेजी ही यूज हुई है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाए, डिफरेंट अजम्पशंस आपने क्रिएट करे। अच्छा आज ये पढ़ा सकती है मैम, ये पढ़ा सकती हैं, अच्छा ये हो सकता है ना। सो ये स्टूडेंट सेंटर्ड ज्यादा होता है, एक्सप्लोरेटरी, बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाता है चीजों को, कि वो खुद से ही खोजे कि क्या आज हम क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। सो की फीचर्स क्या है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, बेस्ड ऑन इंडक्टिव टीचिंग। तो इंडक्टिव टीचिंग पे क्यों बेस्ड है, क्योंकि एग्जाम्पल से दैट इज आपके कंक्लूजन की तरफ आप बोल सकते हो, है ना। एग्जाम्पल से कंक्लूजन या फिर कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम पहले हम एग्जाम्पल सीखते हैं, फिर एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे यूज होती है, इंडक्टिव टीचिंग यहाँ पे यूज होती है। एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स यूज होते हैं कि कौन सा है उसका एग्जाम्पल, कौन सा नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, आलोचनात्मक चिंतन को, क्योंकि बच्चे विचार करते हैं, तर्क करते हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन करना आता है, डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स उनकी बढ़ती है कि वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी। सो एनकरेज एक्टिव लर्निंग एंड सेल्फ डिस्कवरी। सो बेसिकली बच्चे यहाँ पे एक्टिव लर्निंग करते हैं, खुद से सीखते हैं, है ना, एक्टिवली एंगेज होते हैं और खुद से खोज करके चीज़ों को लेकर के आते हैं। ओके, कैटेगराइज करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं एबिलिटीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को। तो ये मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, ग्रामर के लिए, फिर कॉन्सेप्ट हैवी सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप इसको ट्रिक बोल सकते हो। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए आप हर केस में इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर पाओगे, है ना। वहां पर आप कैसे एग्जाम्पल्स देके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वहां पे तो आपको पहले कॉन्सेप्ट ही पढ़ना होगा। तो मैथमेटिक्स में हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया। साइंस में यूज कर सकते हैं, और बाकी नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें सिखाने में यूज कर सकते हैं। ओके, और सोशल साइंस में इसका कम इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये की फीचर है। सो उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे। सो टीचर शुड केयरफुली प्रिपेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टीचर अगर एग्जाम्पल ही अच्छे नहीं देगी तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट क्लास के बच्चों को बोल दिया रोहम्बस, है ना, आपने रोहम्बस बोल दिया, क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, तो वहां पर बच्चों को इन कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है,
उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, तो वो कैसे उस एग्जाम्पल से तय करके एक अच्छा कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस बना सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो टीचर को केयरफुली प्रिपेयर करने होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर फॉर्मिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के लिए सही है, लैंग्वेज रूल्स के लिए और क्लासिफिकेशंस के लिए सही है ये। ओके, स्लो एंड एवरेज लर्नर्स को भी हेल्प करता है, क्योंकि वो खुद समझ करके करते हैं। यहाँ पर टीचर जो हाई आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, फिर जो अबव एवरेज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं, सब बच्चों के अकॉर्डिंग समझाती है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कवरी होती है, बच्चे खुद से ही खोज के करते हैं। ओके, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, और क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर पैदा होती है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, जिज्ञासा पैदा होती है उनके अंदर। सो लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड होता है, और जो रोट मेमोराइजेशन है, जो बच्चों को रट्टा मार करके सिखाया जाता है चीज़ें, कि नाउन की जो डेफिनेशन है, अगर हम बात करें हमें कैसे सिखाया था, तो ऐसे ही सिखाया था कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, बस, है ना। तो ये हमें एक रट्टा मार के चीज़ें सिखाई थी, तो उस चीज़ से बचते हैं बच्चे अगर ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को यूज़ करेंगे तो। ओके, समझ में आया। सो द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस क्या है इसकी? टाइम कंज्यूमिंग है, अगर अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं करा है, बच्चे पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हैं, वेल डिजाइंड एग्जाम्पल्स चाहिए। ओके, एब्स्ट्रैक्ट और वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट के लिए आप एग्जाम्पल्स नहीं यूज कर सकते, और स्टूडेंट स्ट्रगल कर सकते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चों को शुरुआत में परेशानी हो सकती है, वो हाइपोथेसिस नहीं क्रिएट कर पाएंगे ज़्यादा, बट जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ेगी तो वो और अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। ओके, तो शुरुआती दौर में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम मॉडल की बात करें, हमने अभी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल पढ़ा, दैट इज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर। अब हम पढ़ेंगे मास्टरी लर्निंग मॉडल। सो बेसिकली ये बेंजामिन एस ब्लूम ने दिया था 1968 में। सो इनका जो कोर आइडिया है मास्टरी लर्निंग मॉडल का, almost all student can learn well if they are given sufficient time, appropriate learning condition and corrective support. ओके, तो इनका मानना ये है कि हम हर बच्चे को सिखा सकते हैं, या फिर हर बच्चा सीख सकता है अगर उसको उसके जितना पर्याप्त टाइम दिया जाए, समय दिया जाए, लर्निंग कंडीशंस अच्छी दी जाए, और प्रॉपर आप बच्चों को सपोर्ट करोगे तो। ओके, तो उन्होंने इस बिलीफ को चैलेंज करा कि सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स जो हैं वही हाई लेवल को अचीव कर पाते हैं, और जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज या फिर बिलो एवरेज रह जाते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने चैलेंज करा और बोला कि हर बच्चा सीख सकता है, बस उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। Okay, instead if instruction is systematic, diagnostic and supportive, most learners can reach mastery. Okay, वो ऊंचे लेवल तक, ऊपर लेवल तक, जहाँ पर सब बच्चे होते हैं, जहाँ पर अब हम बोलते हैं ना कि हमने एक बिलीफ बनाया हुआ है कि सिर्फ कुछ ही 4-5 बच्चे ही, सेलेक्टेड बच्चे ही जॉब ले पाते हैं, या फिर वही फर्स्ट आते हैं, वही 90 अबव ले पाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इनका मानना ये है कि हर बच्चा कर सकता है अगर उनको सिस्टमेटिक तरीके से और उनको प्रॉपर हेल्प दी जाए, उनको क्या प्रॉब्लम है किस कॉन्सेप्ट में, ये सारी चीज़ों को समझा जाए और सपोर्ट दी जाए साथ में। ओके, सो द नेक्स्ट इज मीनिंग क्या है मास्टरी लर्निंग का? तो मास्टरी लर्निंग एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है जहाँ पर लर्निंग को स्मॉल और सिक्वेंशियल यूनिट्स में बांटा जाता है। ओके, जैसे कि जो भी चीज़ आपको सिखाई जा रही है उसको एज इट इज़ ऐसे ही नहीं सिखा दिया जाता, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट मस्ट अचीव अ प्री डिसाइडेड मास्टरी लेवल, यूजुअली 80-90% इन ईच यूनिट। ओके, तो मास्टरी लेवल क्या है? जब बच्चों को उस कॉन्सेप्ट के 80-90% के बारे में समझ आ जाए। ओके, सो इफ दे डू नॉट अचीव मास्टरी, दे रिसीव करेक्टिव टीचिंग एंड एडिशनल टाइम। कि अगर बच्चे नहीं समझ पाए हैं एक बारी में, तो उनको प्रॉपर करेक्टिव टीचिंग दो, मतलब उनको दोबारा से बताओ। ओके, उनको उनसे समझो कि क्या उन्हें समझ में नहीं आया, और उन्हें एडिशनल टाइम दिया जाए। तो जब मास्टरी हो जाए 1 यूनिट में, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे आपको बढ़ना है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें तो मैंने फर्स्ट यूनिट कैसे कराई है, ऐसे ही कराई है कि बच्चों को पहले फर्स्ट यूनिट के हर कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया है ना, कि ये कॉन्सेप्ट है, चाहे कितना भी टाइम लगे, बट आप बच्चों को, हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। मैंने रटवाया नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए उन्हें चीज़ें कराई। तो ओनली मास्टरिंग 1 यूनिट, जब तक आपको 1 यूनिट समझ ना आ जाए तब तक आप दूसरे पे नहीं बढ़ोगे।
ओके। तो इन शॉर्ट में बात करें तो मास्टरी लर्निंग क्या होता है, पहले पढ़ाओ, फिर चेक करो, फिर करेक्ट करो, है ना। मतलब पहले पढ़ाओ, फिर टेस्ट लो बच्चों का, और टेस्ट में जिस जो अच्छे से नहीं कर पाया आपके अकॉर्डिंग, मतलब वो चीज़ें नहीं समझ पाया, तो उसे करेक्ट करो। ओके, फिर रीटेस्ट लो, फिर वो मास्टरी हो जाएगा। मतलब रीटेस्ट लेने पे इतना तो फिर समझ आ जाएगा, एक बारी में नहीं आएगा तो 2 बारी में आ जाएगा, फिर आगे बढ़ो। ओके, तो हर बच्चे पर ध्यान दिया जाए। सो बेसिक अजम्पशंस क्या है मास्टरी लर्निंग के, तो स्टूडेंट्स वेरी इन लर्निंग पेस बट नॉट इन एबिलिटी टू लर्न। ओके, तो यहाँ पर जो अजम्पशंस मानी जाती है कि क्या अजम्पशंस लेकर के चलते हैं हम, कि हर बच्चे का लर्निंग पेस अलग अलग है। ओके, वैरी मतलब डिफरेंट है, हर बच्चे का जो पेस है, पेस मतलब क्षमता पढ़ने की सीखने की, वो अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो याद ही नहीं कर सकते। ओके, और क्वालिटी एंड टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मेजर डिटर्मिनेंट्स या फिर मेजर आप बोल सकते हो कंपोनेंट होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अचीवमेंट ले पाता है, जिसकी वजह से बच्चा मास्टरी लर्निंग कर पाता है। ओके, डायग्नोस्टिक असेसमेंट मतलब जहाँ पर आप बच्चों को जिस भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो कॉन्सेप्ट समझोगे कि क्यों आ रही है बच्चों को प्रॉब्लम, तो जिसकी वजह से बच्चे की जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं वो पहले ही पता चल जाएंगी। कि बच्चों को, जैसे मैंने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है, तो जब ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट पे आती हूँ तो कुछ ही बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं और जो मोस्टली बच्चे वो नहीं कर पा रहे। तो मैंने ये समझा कि बच्चे ने जो अरिथमेटिक पार्ट था वो तो बहुत अच्छे से सीख लिया था, बट ज्योमेट्री में क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं वो चीज़ें समझूंगी पहले कि क्या दिक्कत हो सकती है, मैं लर्निंग डिफिकल्टीज को पहले ही पहचान लूंगी। ओके, सो मोस्ट लर्नर्स कैन लर्न अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इफ गिवन प्रॉपर सपोर्ट। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता तो वो नहीं समझ पाते, ना बोल पाते। अगर टीचर क्लास में सपोर्ट देगा, बच्चे को समझाएगा, कॉम्प्लेक्स जो जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जटिल आप बोल सकते हो कि आपकी डेफिनेशंस हैं या फिर यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, जो बहुत ज़्यादा अगर हम कॉमन वर्ड यूज़ करें तो हार्ड होती है, तो उनको समझाने के लिए प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, सो फीडबैक और करेक्टिव ज़रूरी होते हैं, तभी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो बच्चे की लर्निंग में। अगर आप बच्चों से फीडबैक ही नहीं लोगे, बच्चों से पूछोगे ही नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर उनका टेस्ट ही नहीं लोगे, तो आप नहीं समझ पाओगे, नहीं बता पाओगे, या फिर नहीं देख पाओगे कि क्या क्या बच्चों की प्रॉब्लम्स है। ओके, तो इसमें की एलिमेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं मास्टरी लेवल ऑफ मास्टरी लर्निंग के। सो बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। मतलब जो टीचर ऑब्जेक्टिव्स तैयार करके जाती है कि आज बच्चों को मैं ये पढ़ाऊंगी और बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो वो आप क्लियरली एक्सप्लेन करो, मतलब वो मेजरेबल होनी चाहिए, आप मेजर कर पाओ उन्हें बाद में। ओके, टीचर डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट मस्ट लर्न, और टीचर वही चीज़ समझाए कि जो बच्चा सीखने के लिए आए हैं। जैसे कि आपने कुछ टीचर्स या बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी देखे होंगे कि समझाते तो कुछ और हैं, पढ़ाने तो कुछ और आते हैं और कुछ और ही पढ़ा जाते हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में, और वो डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं। सो स्मॉल लर्निंग यूनिट्स हो, बच्चों को आप स्मॉल पार्ट्स में पढ़ाओ। जैसे ऐसा नहीं कि एक यूनिट एक दिन में कवर करा दी, नहीं, आप छोटे छोटे टॉपिक्स को हर दिन क्लास में डिस्कस करो, पढ़ाओ बच्चों को। तो सिलेबस को स्मॉल और मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड कर लो, और ईच यूनिट फोकस ऑन की आउटकम, कि क्या इसका आउटकम निकला, हमने क्या पढ़ा इस बारे में, वो उस चीज़ पे फोकस जरूर होना चाहिए, ताकि आप देख सको कि बच्चों को समझ आया है या नहीं आया। इनिशियल इंस्ट्रक्शन, सो टीचर प्रेजेंट द लेसन यूजिंग अफेक्टिव मेथड्स। ओके, तो टीचर क्या करेगा, जो लेसन है वो इफेक्टिव मेथड, मतलब जो बच्चों को समझ सके, जैसे लेक्चर मेथड से बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से अच्छे से समझ सकते हैं ना, जिसमें आप चार्ट्स वगैरह दिखा करके या फिर ड्राइंग दिखा करके, या फिर वो आईसीटी टूल्स की मदद से ज़्यादा समझ सकते हैं, तो वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप समझाओगे। ठीक है, सो इसमें जैसे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशंस ले सकते हो, एक्टिविटीज ले सकते हो, फिर एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। ओके, तो डिफरेंट तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओगे शुरुआती दौर में। इनिशियल इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे, जैसा बच्चे समझ सकते हैं उस हिसाब से। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब यूनिट टेस्ट, जैसे आप देखते हो एफएज और एसएज होते हैं। एफए क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हर महीने होते हैं, हर यूनिट के बाद होते हैं। एक यूनिट कवर करा दी, आपका टेस्ट ले लिया, देख लिया टीचर ने कि अच्छा इसको समझ में आ गया, सब बच्चों को समझ में आ गया, फिर वो नेक्स्ट यूनिट कराएगी। तो शॉर्ट टेस्ट होना चाहिए हर यूनिट के बाद,
इससे हम चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने मास्टरी लेवल अचीव करा है या नहीं, मतलब 80-90% तो एटलीस्ट समझ में आ गया है या नहीं आया सभी बच्चों को। उससे फीडबैक मिलता है टीचर को, इमीडिएट फीडबैक मिलता है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर इन बच्चों को, इतने बच्चों को प्रॉब्लम है। ओके, तो जो भी मिस्टेक्स हैं, क्यों वो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को भी पता चल जाता है। ठीक है, तो करेक्टिव इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टूडेंट हु डिड नॉट अचीव मास्टरी गेट एडिशनल हेल्प। तो जो मास्टरी नहीं, जो 80-90% लेवल पे नहीं पहुंच पाया, उसको दोबारा से हेल्प दी जाती है, उसको दोबारा से पढ़ाया जाता है। रेमेडियल टीचिंग मतलब उनको प्रॉपर अलग से बैठा करके पढ़ाया जाएगा। एक्स्ट्रा वर्कशीट दी जाती हैं। पीयर ट्यूटोरिंग मतलब उनको बोला जाता है कि आप अपने दोस्तों से समझो, उनके दोस्त उनको समझाते हैं। ओके, और ऑल्टरनेटिव टीचिंग मेथड यूज कर सकते हो कि जैसे मैं आपने लेक्चर मेथड से पहले पढ़ाया, अब आप दूसरे मेथड से, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से आप पढ़ा के देख लोगे, या फिर डिस्कशन से पढ़ा के देख लोगे, तो जिससे बच्चों को समझ आएगा, वो पता चल जाएगा। मोर प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज की आप और उनको अपॉर्चुनिटी दो कि क्या पता वो इस टेस्ट में बीमार हो या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, तो नेक्स्ट टेस्ट में मैं जब ये प्रिपेयर्ड हो तो अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, so the next is enrichment activities. So student who already achieved mastery, है ना, जो जिन्होंने मास्टरी ले ली है, उनको अब आगे चीजें करानी है। अब आपको उनको थोड़ी खाली बैठाए रखोगे, तो उनको आप एडवांस टास्क दो, है ना, और उससे ऊपर प्रोजेक्ट्स दो, एक्सप्लोर करें चीजों को, क्रिएटिव एक्टिविटीज दो, ताकि वो खाली ना बैठे रहें जब तक और बच्चे उनके लेवल तक आए। ओके, और रीटेस्ट लो उन बच्चों का जिनको आपने करेक्टिव इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पैरेलल टेस्ट लिया जाए। अगर उनकी मास्टरी क्राइटेरिया पे वो पहुंच जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट यूनिट पे आप बढ़ोगे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है मास्टरी लर्निंग का, कि आप यूनिट वाइज बच्चों को पढ़ाओगे छोटे छोटे टॉपिक्स को, और दूसरे टॉपिक पे तभी बढ़ोगे जब बच्चों को एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। और वो कैसे पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया, फीडबैक के जरिए या फिर डायग्नोस्टिक टीचिंग के जरिए। ओके, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के जरिए या फिर रेमेडियल टीचिंग के जरिए। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ये विजिबल नहीं है, लेट मी चेक इट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस ऑफ मास्टरी लर्निंग प्रोसेस की, तो फर्स्ट इज प्रिपेयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ओके, पहले आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे, ये हमने देख चुके हैं, वैसे तो हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, बाकी आप देख सकते हो सीक्वेंस कैसे होगा मास्टरी लर्निंग प्रोसेस का। पहले आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे कि क्या आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें तैयार करके जाओगे। फिर हर यूनिट को पढ़ाओगे, फिर अब जैसे आपने एक यूनिट पढ़ा दी, जो आपको पढ़ाना था, जो भी आपको चीजें करानी थी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आप एक यूनिट पढ़ाओगे, एक यूनिट एक कॉन्सेप्ट को समझाओगे, फिर फीडबैक लोगे, कैसे बच्चों का टेस्ट लेकर के फीडबैक लोगे, बच्चों से पूछोगे, फिर करेक्टिव टीचिंग दो के दोबारा से उन्हें पढ़ाओगे, और जो जिन बच्चों को समझ में आ चुका है उनको एनरिचमेंट एक्टिविटीज दोगे कि वो अपना लेवल और बढ़ाए। ओके, फिर रीटीचिंग कराओगे, दोबारा से पढ़ाओगे, प्रैक्टिस कराओगे, दोबारा से टेस्ट लोगे, और फिर जब बच्चे अचीव कर लेंगे मास्टरी, मतलब उस लेवल तक आ जाएंगे जिस लेवल तक और बच्चे आ चुके हैं, फिर आप नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ोगे और फिर मूव टू नेक्स्ट यूनिट। ओके, फिर आप नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ जाओगे, 2 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्या, 4 के बाद यहाँ पे 5 है, और ये 6 लेवल है, ये 7 लेवल है, और ये 8 है, और ये 9 है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहता है मास्टरी लर्निंग का। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मास्टरी लर्निंग की, तो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है बट टीचर गाइडेड भी होता है, कि बच्चों को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों को केंद्र में रखा जाता है, साथ के साथ टीचर गाइड करती है बच्चों को। ओके, डायग्नोसिस और रेमेडिएशन होता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें ली जाती हैं, समझी जाती हैं कि किसमें क्या प्रॉब्लम है,
फिर रेमेडी दी जाती है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, पहले पेशेंट को देखता है, समझता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद उसको रेमेडियल उसको दवाइयाँ देता है, रेमेडीज उनको प्रोवाइड करता है, ओके, दवाइयाँ देता है। तो इसी तरह से टीचर पहले प्रॉब्लम देखेगा, फिर रेमेडीज मतलब क्या उसका उपचार हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स लेकर के आएगा, डिफरेंट तरह से बच्चों को पढ़ाएगा, ओके। और लर्निंग गैप्स को रिड्यूस करना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से समझ पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता ज़्यादा अच्छे से समझ में एक बारी में, तो वो गैप को रिड्यूस करना बेसिकली मेन फोकस है मास्टरी लर्निंग का। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पर, क्योंकि हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, और फोकस होता है कंपटीशन से, कंपटीशन पे फोकस नहीं होता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस होता है ना। जैसे अगर हम बात करें रियलिटी की, तो कंपटीशन पे ही फोकस है, क्योंकि बच्चों को यही सिखाया जाता है कि जो ऊपर के जो बच्चे हैं, जो हाई लेवल के बच्चे हैं, अबव एवरेज बच्चे, बस उन्हीं का ध्यान रखा जाता है, बाकी को नहीं रखा जाता ज़्यादा ध्यान, तो उससे वो कंपटीशन बढ़ जाता है। बट मास्टरी लर्निंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपटीशन पे नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करा जाए, कि बच्चे खुद को कैसे संभाल सकते हैं, या फिर अपने साथ वाले बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, उनको कैसे अपने लेवल तक ला सकते हैं। सो हाई सक्सेस रेट होता है, क्योंकि हर बच्चे को ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। और ब्लूम थ्योरी ऑफ स्कूल लर्निंग पे बेस्ड है, क्योंकि बेंजामिन ब्लूम ने दिया था, ओके। सो एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें तो टीचर्स के लिए, तो यहाँ पर टीचर को सबसे पहले तो अपने लेसन केयरफुली प्लान करने होते हैं। जैसे आप टीचर बनोगे, हम टीचर हैं, तो प्लानिंग करनी होती है कि क्या हमें पढ़ाना है, क्या टॉपिक कैसे आप प्रेजेंट करोगे, क्या आपको होमवर्क देना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट यूज़ करें ना, ऐसा नहीं कि एक यूनिट करा दी उसके बाद कुछ नहीं लिया, आपका कोई टेस्ट नहीं लिया, दूसरी यूनिट तभी करा दी। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, है ना। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब कि हर बच्चे की नीड्स को देखते हुए, इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए, ओके, क्या इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए पढ़ाया जाए, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करो। मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, तो डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करो कि बच्चे जो हैं वो समझ पा रहे हैं, स्टूडेंट प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, ओके। तो डिटेल्ड रिकॉर्ड आपको रखनी है बच्चे की, ताकि आप समझ सको कि बच्चों को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कितना प्रोग्रेस करा है उन्होंने, ये सारी चीज़ें। फॉर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें तो बच्चे क्या करते हैं, अपने ओन पेस से, अपने खुद की क्षमता से ही पढ़ते हैं बच्चे, उन्हें इंडिविजुअल सपोर्ट मिलनी चाहिए। कॉन्फिडेंस डेवलप करो, ना कि उन्हें डराओ, और मोटिवेशन, है ना। और साथ ही साथ उनको मास्टरी लेवल तक लेकर जाओ, आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को समझ आ सके, इस चीज़ को आप यूज़ करना है। तो ये क्या है, मास्टरी लेवल ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स मास्टरी लेवल, ओके। सो बेसिकली एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें तो करिकुलम में, तो करिकुलम को सबसे पहले तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, अगर आप मास्टरी लर्निंग को यूज़ कर रहे हो, ओके। स्मॉल यूनिट्स में, जैसे हम देखते भी हैं कि हमारा जो सिलेबस होता है वो यूनिट्स में डिवाइड होता है, यूनिट्स में भी सब टॉपिक्स होते हैं। सो डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल की आप सिर्फ एक ही मेथड से नहीं, डिफरेंट मेथड से पढ़ाओ बच्चों को, डिस्कशन से, डीप आप बोल सकते हो कि बच्चों को एग्जांपल्स देकर के पढ़ा सकते हो, लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा सकते हो, तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल आप यूज कर सकते हो। और कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करो, मतलब निपुणता पर, ना कि कवरेज पर। ये देखो कि कितने बच्चे आपकी क्लास में समझ पा रहे हैं, मुझे वो लेवल, मुझे वो स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ना कि सिर्फ आपका मेन एम ये होना चाहिए कि कैसे ना कैसे मैं जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, ओके। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो वेरी इफेक्टिव है, बिकॉज इट सपोर्ट डाइवर्स लर्नर। क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि हर बच्चे की नीड्स पर ध्यान दिया जाएगा, तो जिसकी वजह से जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, जो डिफरेंट नीड्स के बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मेथड रहेगा, बहुत बेनिफिशियल और इफेक्टिव मेथड रहेगा, ओके। इनमें ये देखा जाता है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, जब तक बच्चे एक लेवल पर नहीं आ जाते हैं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ओके। तो सेल्फ एस्टीम फॉर स्लो लर्नर्स को बिल्ड करता है बच्चों के अंदर, आप बोल सकते हो कि आप मोटिवेशन देते हो बच्चों को कि आप जब तक नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम चाहते हैं कि सब बच्चे एक साथ करें, तो वो मोटिवेशन आप प्रोवाइड करते हो बच्चों को, ओके। तो एडवांटेजेस क्या है, स्टूडेंट अचीवमेंट ज़्यादा निकल कर आता है, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर इन टीचिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो फेलियर रेट्स हैं वो तो कम होंगे ही, क्योंकि आप सभी बच्चों को साथ लेकर के चल रहे हो, और मीनिंगफुल लर्निंग क्रिएट होती है, हर बच्चा चीज़ों को समझता है, देखता है, ओके। और पॉजिटिव लर्नर एटीट्यूड रहता है कि कोई भी बच्चा अब यहाँ पर पास फेल ये वाला सिस्टम नहीं है, सब बच्चे बराबर हैं, सब बच्चे अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, और सब बच्चों की नीड्स पर ध्यान दिया जा रहा है। लिमिटेशंस की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पर प्लान, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, और
असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिकॉर्ड कीपिंग और ये सारी चीज़ें रखना भी बहुत हार्ड हो जाता है। बट इन दिस एरा, इन द 21st सेंचुरी, ये भी बहुत ईजी बन चुका है बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट tools and devices. Okay, so some subjects may not fit perfectly into small units. कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जिसको हम स्मॉल यूनिट में नहीं पढ़ा सकते हैं, जिसको हमें पूरा ही कवर कराना होता है एक दिन में। जैसे हिंदी की बात कर लो आप, है ना, हिंदी का चैप्टर क्या एक एक दिन में पढ़ाओगे? जैसे मूवीज देखते हो, क्या वो आप हाफ हाफ करके देखते हो? नहीं ना, पूरी देखते हो ना एक साथ, तभी तो अच्छे से समझ में आएगी। तो बेसिकली कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप स्मॉल यूनिट्स में नहीं कवर कर सकते हो। सो नीड ट्रेन टीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि होते ही नहीं है। एडिक्वेट रिसोर्सेज की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं अच्छे अच्छे मेथड्स की, नहीं तो बच्चों को बहुत अच्छे मेथड से समझाया जा सकता है। सो द नेक्स्ट वन इज द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो हमने अभी तक क्या पढ़े? मास्टरी लर्निंग मॉडल पढ़ लिया हमने बेंजामिन ब्लूम का। उससे पहले हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बाय जेरोम ब्रूनर। अब हम पढ़ेंगे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। सो बेसिकली रिचर्ड सर्चमैन ने दिया था 1962 में। सो मेन एम क्या था कि बच्चों को हेल्प करना, टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू इंक्वायर, थिंक लॉजिकली एंड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बाय कन्फ्रंटिंग पजलिंग सिचुएशन। तो बच्चों को ऐसे सिचुएशन दे देना कि उस सिचुएशन को कैसे वो डील करेंगे। ओके, तो क्या वो सोच पाएंगे उस हिसाब से? जैसे जैसे कि एक मान सकते हो एग्जाम्पल कि आपने भूल भुलैया में बच्चे को भेज दिया है। अब बच्चे को देखना है कि वो किस तरह से इस भूल भुलैया को पार करते हैं। ओके, तो पजलिंग सिचुएशन दे करके। तो सचमैन बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट बिकम बेटर थिंकर्स व्हेन दे लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन ही पूछने नहीं आएंगे, एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे? ओके, तो स्टूडेंट थिंकर तभी बन सकता है, बहुत अच्छा सोच विचार करने वाला तभी बन सकता है तब वो खुद उन सब चीज़ों, तब उसने खुद सोच विचार करा हो। ओके, जैसे कि सिमिलर हाउ साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम। जैसे साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं ना किसी प्रॉब्लम को, जैसे आप सीआईडी तो आप देखते ही होंगे या फिर देखा ही होगा, तो वहाँ पर जो सीबीआई वाले होते हैं वो कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये। ओके, सो द नेक्स्ट इज द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। का मतलब क्या है? टीचिंग अप्रोच है वे लर्नर इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लमेटिक पजलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। कि बच्चों के सामने कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है जिसके बच्चे अवेयर नहीं है, पजल्स दे दिए जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दे दी जाती है जो उन्होंने सोचा भी नहीं है। फिर बच्चों को वो इन्वेस्टिगेट करनी होती है, बच्चों को सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं, बच्चों को देखना होता है कि क्या इसका सही आंसर निकल सकता है। स्टूडेंट को ऑब्जर्व करनी होती है सिचुएशंस, क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने माइंड में ही, खुद से ही डेटा गैदर करना है उन्हें, जो भी चीज़ें उनके सपोर्ट में होंगी वो सारी चीज़ें आप गैदर करोगे, इकट्ठा करोगे। फिर आपके जो हाइपोथेसिस होंगे, हाइपोथेसिस क्या है? बेसिकली अजम्पशंस हैं। ओके, या फिर टेंटेटिव सॉल्यूशंस है जो आप टेस्ट करोगे। मैंने सोचा था कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो अब आपको देखना है कि कौन सा बेटर फिट करेगा, तो उसके लिए टेस्ट करोगे और फिर एक्सप्लेन कर दोगे अपने कॉन्सेप्ट को। सो टीचर यहाँ पे गाइड का काम करती है, लेक्चरार का नहीं, सिर्फ पढ़ाने का नहीं, बच्चों को समझाती है, बच्चों को सिखाती है, या फिर बच्चे जिस भी सिचुएशन में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो गाइड करती है साथ में। ओके, हेल्प करती है स्टूडेंट्स को ताकि वो सिस्टमेटिक इंक्वायरी के प्रोसेस में बहुत अच्छे से समझ सके। सो बेसिक अजम्पशंस क्या है? ह्यूमन हैव अ नेचुरल डिजायर टू एक्सप्लोर एंड टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ह्यूमन, आप बोल सकते हो कि हम कहीं ना कभी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर हमें चीज़ों को खोजना और समझना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अगर हम मजाक के तौर पे बात करें तो जैसे कि आपको किसी पे डाउट है, तो आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हो वहाँ पर, है ना, खुद से क्वेश्चन पूछते हो, अच्छा ये ऐसा कैसे हो रहा है और कुछ हो सकता है। तो वो क्या है? वो बेसिकली आपकी नेचुरल डिज़ायर होती है एक्सप्लोर करना और समझना चीज़ों को। सो लर्निंग इम्प्रूव व्हेन स्टूडेंट एक्टिवली इन्वेस्टिगेट। हम बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चों को जो समझ में आता है, वो तभी अच्छा कर सकते हैं जब बच्चे खुद करेंगे। टीचर वहाँ पर उनकी हेल्प ऑब्वियसली करेगा। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है किसी सिचुएशन में, तो टीचर को हेल्प करनी है। सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को डेस्क पर, सॉरी, बेंचेस पे बैठा दो और टीचर आगे ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें लिखवा जाएगी
और बस खत्म कहानी। तो ऐसा नहीं होगा, पैसिवली रिसीव इन्फॉर्मेशन करोगे तो आप नहीं समझा पाओगे। एक एग्जाम के लिए तो समझा सकते हो, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो प्रैक्टिकल में जो सोसाइटी में चीजें जरूरत है वो नहीं सिखा पाओगे। तो बच्चे तभी सीखेंगे तब उनको खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका दोगे। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब, टीचर्स हमें क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, बस उसकी डेफिनेशन बता देते हैं। पर बच्चे जब खुद फेस नहीं करेंगे, जब खुद एक्टिवली नहीं सीखेंगे, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है। ओके, फिर वो डेफिनेशन तक ही रह जाएंगे और कुछ टाइम के बाद वो भी भूल जाएंगे जब वो याद नहीं करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट कैन लर्न हाउ टू थिंक बाय डिस्कवरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। वो पहले जो भी प्रॉब्लम है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं और इस चीज़ पर हम क्या समझ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं बच्चे। साइंटिफिक इंक्वायरी स्किल्स ज़रूरत है यहाँ पर, कैन बी टोट एट एनी स्टेज, है ना, एनी एज। तो आप साइंटिफिक इंक्वायरी स्किल्स छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हो। जैसे बच्चों को कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दे करके, फॉर एग्जांपल आप बोल दोगे कि जो आपकी क्लास में क्लासमेट है आपका, उसकी पेंसिल बॉक्स खो गई है, तो क्या आपको लगता है कि किसने ली होगी। तो आप कुछ बच्चों को बोलते हो कि आप सोचो इसके बारे में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उससे पूछो कि उसने कहाँ रखी थी, तो वो सारी चीज़ें। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करता है, लॉजिकल रीजनिंग एनकरेज करता है, इम्प्रूव क्वेश्चनिंग स्किल्स। तो बेसिकली क्वेश्चनिंग स्किल्स आती है इधर, है ना, क्वेश्चनिंग मतलब बच्चे क्वेश्चंस करना सीखते हैं, बच्चों के अंदर क्वेश्चनिंग स्किल्स बढ़ती है, क्यूरोसिटी प्रमोट होती है, जिज्ञासा और एक्सप्लोर करने को और भी ज़्यादा इच्छुक रहते हैं बच्चे। ओके, सो वो डेवलप करती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ ही साथ इन हैंडलिंग अनफैमिलियर सिचुएशन, कि आगे अगर उन्हें जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो इसके प्रति वो अवेयर ना हो। एनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग एंड डिस्कशन। ओके, तो कोऑपरेटिव लर्निंग को एनकरेज करता है, बच्चे साथ मिलकर के सीखते हैं, और डिस्कशन को भी, कि अब कोई बच्चा अकेले तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बच्चे साथ मिलकर के चीज़ों को करते हैं, यहाँ पर के समझते हैं और सीखते हैं, डिस्कशंस करते हैं। ओके, वाद विवाद भी करते हैं। सो फेजेस क्या है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के, तो इसमें 5 सिस्टमेटिक फेजेस हैं। सो फर्स्ट इज कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम, पहले बच्चों को बताया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। डेटा गैदर करा जाता है वेरिफिकेशन के लिए, है ना, कि जो प्रॉब्लम बच्चों को बताई है अब उसको वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए कि क्या इसका कंक्लूजन निकल सकता है, उसके लिए आप डेटा गैदर करोगे, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। डेटा गैदरिंग एक्सपेरिमेंट करोगे, अब यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट मतलब कि अब आप चेक करोगे, टेस्ट करोगे। ओके, फिर फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, अब आप देखोगे कि क्या बेस्ट फिट बैठता है, क्या सोल्यूशन बेस्ट फिट बैठता है, फॉर्मुलेट करोगे, और फिर एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी अप्रोच, फिर देखोगे कि क्या मैंने जो चीज़ें निकाले वो सही है नहीं। कन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम मतलब कि यहाँ पर आप कोई सिचुएशन दे दोगे बच्चों को, है ना, सरप्राइजिंग डेमोन्स्ट्रेशन, जिससे बच्चे क्यूरियस फील करेंगे, कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज भी ज़्यादा होंगे, और उससे उनकी कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होगा कि अच्छा क्या हो सकता है इसका। तो जैसे कि टीचर ने कैंडल बर्न दिखा दी, कैंडल बर्निंग इनसाइड अ जार एंड द वाटर लेवल राइजेस, स्टूडेंट वंडर्स व्हाई, है ना, कि बच्चों को बोल दिया कि एक कैंडल जो है वो बर्न कर रही है जार में, एक जार के अंदर भी वो बर्न कर रही है, और उसका वाटर लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो स्टूडेंट्स ये सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम दे दिया बच्चों को, फिर बच्चे गैदर करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब स्टूडेंट आस्क यस नो क्वेश्चन टू वेरीफाई व्हाट इज ऑलरेडी नोन, कि वो खुद देखेंगे, खुद से पूछेंगे या फिर अपने साथियों से पूछेंगे कि जो चीज़ उन्हें पता है कि क्या हो सकता है, वेरीफाई करेंगे। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम, टीचर्स ओनली आंसर विद यस और नो और आई डोंट नो। ओके, तो यहाँ पर टीचर सिर्फ यस नो या फिर आई डोंट नो मुझे नहीं पता इसमें आंसर देगी, ज़्यादा बच्चों को कुछ नहीं बताएगी। तो बच्चे यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ओके, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन दैट रिक्वायर टेस्टिंग रिलेशनशिप, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें उनको अपने चीज़ों को टेस्ट करना होगा। ओके, देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। दे मे रिक्वेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, वो ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ हमें दोबारा से दिखा दीजिए, फिर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दीजिए, फिर नई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि ऐसा कैसे हुआ। हाइपोथेसिस बनाएंगे, अज्यूम करेंगे चीज़ों को, सोल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशंस के लेकर के आएंगे, और टेस्ट करेंगे क्वेश्चनिंग के थ्रू कि जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या वो उस पर फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। तो जैसे एग्जाम्पल, विल द वाटर राइजेज द सेम इफ वी यूज अ बिगर जार,
कि अगर हम बड़ा जार यूज करेंगे तो क्या फिर भी वाटर लेवल राइज होगा, या फिर डज द कैंडल नीड्स ऑक्सीजन, कि कैंडल को ऑक्सीजन चाहिए। तो वो डिफरेंट क्वेश्चंस बना लेंगे और उनको एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन। अब एनालाइज करेंगे डेटा को जो उन्हें कलेक्ट करा है, जो मोस्ट रीजनेबल लगेगा कि जो फिट बैठ रहा है उस एक्सप्लेनेशन पे, उस चीज़ को वो कंपेयर करेंगे एविडेंस के साथ उस हाइपोथेसिस को। जैसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमिना यहाँ पर दे देंगे बच्चे कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। ओके तो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस की बात करें तो स्टूडेंट रिफ्लेक्ट करेंगे हाउ दे आस्क क्वेश्चन। अब वो ये देखेंगे कि उन्होंने कैसे कंप्लीट कर लिया इंक्वायरी प्रोसेस। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे कि उसने कैसे पूछे होंगे, हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट किया, उन सब चीज़ों को वो एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे उनका। विच क्वेश्चंस वर इफेक्टिव, कि कौन से क्वेश्चन इफेक्टिव थे जो हमारी स्टडी से या फिर हमारी प्रॉब्लम से मेल खा रहे थे। हाउ दे रीच द एक्सप्लेनेशन, ओके कैसे वो एक्सप्लेनेशन तक पहुंचे। तो टीचर हेल्प करेगी उनको ये इंक्वायरी स्ट्रेटेजी को समझाने में कि कैसे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, मेटाकॉग्निशन दैट इज द थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि जो चीज़ें उन्होंने सोची वो कैसे उन्होंने सोची, है ना। आपकी सोच की भी आप सोच कर रहे हो, जैसे आपके माइंड में कोई चीज़ आई, आपके माइंड में कोई सोच आया, तो आप ये सोच रहे हो मेरे माइंड में ये सोच आई ही कैसे, मतलब सोच का भी सोच कर रहे हो। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, वेरीफाई करा, है ना, उनके सामने प्रॉब्लम आई, उन सब चीज़ों को उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दी उन्होंने, तो कैसे उन्होंने किया, और वो टीचर हेल्प करेगी उस चीज़ में बच्चों की। ओके तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग को यहाँ पर डेवलप करा जाता है। ओके बच्चे खुद के माइंड पर ही जोर देते हैं, सोचते हैं कि मैंने कैसे किया। तो टीचर का रोल यहाँ पर एक तो पजल करने में, मतलब सिचुएशन देने में, ओके क्वेश्चन को एनकरेज करने में, और रिस्पॉन्सिव यस नो आई डोंट नो से इंक्वायरी एटमोसफेयर बनाने में कि बच्चे क्वेश्चंस पूछे, टीचर आंसर दे यस नो आई डोंट नो में। मटेरियल्स दे दी जाएंगे टेस्टिंग के लिए। ओके गाइड स्टूडेंट्स विदाउट गिविंग डायरेक्ट आंसर, कि बच्चों को डायरेक्ट आंसर नहीं देना, बस गाइड करना है आपको, है ना। सो लर्नर का क्या रोल है, जो सिचुएशन दी गई है, जो क्वेश्चन दिया गया है, या फिर जो आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम दी गई है, उसको एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना प्रॉब्लम केयरफुली, है ना। लॉजिकल क्वेश्चन टीचर से पूछना उससे रिलेटेड। अब इसमें क्या वेरिएबल्स यूज है, जैसे हमने देखा था कैंडल वाले जार में, तो वहाँ पर कैंडल यूज हुआ है ना, और क्लोज करा हुआ है दैट इज द जार को। ओके तो ये सारे वेरिएबल्स देखेंगे, फिर हाइपोथेसिस लेंगे, मतलब अजम्पशंस जो उन्होंने बनाई हुई है कि क्या ये जो अगर हम बड़ा जार लेंगे तो ज़्यादा पानी आएगा, या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत है कैंडल को, तो ये अजम्पशन बनाएंगे। जो फिट बैठेगी डिस्कस करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे मिलकर के, जो भी उन्होंने डाटा इकट्ठा करा है, एविडेंस जो किस पे ज़्यादा बेस्ड आ रहा है, किस पे ज़्यादा सही आ रहा है, तो उसको यूज़ करेंगे। और एक्सप्लेनेशन को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन इंडिपेंडेंटली। ओके बनाएंगे और टीचर्स को बता देंगे। सो इस साइंटिफिक मेथड को एनकरेज करते हैं क्लासरूम में, साइंस मैथमेटिक्स सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। इंक्वायरी बेस्ड लैब्स और प्रोजेक्ट वर्क के लिए बहुत ज़्यादा सही है ये। जब आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रोजेक्ट वर्क करते हो, इंक्वायरी बेस्ड लैब्स होती हैं आपकी, जैसे साइकोलॉजी में, या फिर आप बोल सकते हो कि दैट इज ज्योग्राफी में, या फिर साइंस में आप यूज़ करते हो, तो स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स के लिए डेवलप करती है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है ये। ओके जहाँ पर बच्चे अपनी नॉलेज का खुद निर्माण करते हैं, खुद सीखते हैं। बस टीचर का काम क्या होता है यहाँ पर, बच्चों को गाइड करना या फिर फैसिलिटेट करना। ओके फैसिलिटेट की स्पेलिंग यहाँ पर लिख देती हूँ, फैसिलिटेट। ओके ठीक है। सो एडवांटेजेस की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप होती है बच्चे के अंदर, बच्चे कोई भी आगे उनके सामने कोई प्रॉब्लम है तो वो इजीली कर पाएंगे। क्रिएटिविटी डेवलप होती है, क्यूरियोसिटी और एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है। लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग को, क्वेश्चनिंग स्किल्स बढ़ती हैं, टीम वर्क एंड डिस्कशन होता है, और रोट मेमोराइजेशन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है। सो लिमिटेशंस की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वेल डिजाइन पजलिंग सिचुएशन चाहिए होती हैं। सम स्टूडेंट में हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, की कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, हेजिटेट करते हैं। और टीचर को भी स्किल्ड होना चाहिए इन गाइडेड इंक्वायरी, वो सीधा ही आंसर ना एक्सप्लेन कर दे बच्चों को, या फिर एकदम से डांट भी तो लगा देते हैं ना कुछ टीचर, क्या सोच रहे हो ये तुम, ये थोड़ी होता है। तो वो चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए, टीचर के अंदर होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए वो। ओके नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कंटेंट।
तो बेसिकली लैब वर्क या फिर सॉरी लैब वर्क या फिर प्रोजेक्ट वर्क है ना, या फिर एक्सपेरिमेंटेशन में ही काम आता है, ठीक है, सारे वर्क में नहीं कर सकते। सो द लास्ट वन इज द ग्लासर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। तो बेसिकली ग्लासर्स है, तो रॉबर्ट ग्लासर ने दिया था, और इससे पहले जो हमने मॉडल पढ़ा था वो किसने दिया था, सचमैन ने। ओके, सो फोकस किस पे करता है ग्लासर मॉडल, कि टीचिंग बिकम इफेक्टिव व्हेन इट फॉलोज अ सिस्टमेटिक साइकिल। तो टीचिंग तभी इफेक्टिव बनेगी तब आप एक सिस्टमेटिक साइकिल यूज होगी, जैसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर इंस्ट्रक्शन, फिर असेसमेंट, फिर फीडबैक। तो ये एक साइकिल उन्होंने बना दी है कि पहले टीचिंग का कोई ऑब्जेक्टिव होगा जो वो पढ़ाएगा टीचर बच्चों को, है ना, फिर इंस्ट्रक्ट करेगा, बच्चों को समझाएगा, असेसमेंट लेगा, मूल्यांकन करेगा, फिर असेसमेंट के थ्रू फीडबैक लेगा, फिर दोबारा पढ़ाएगा। तो ये एक सिस्टमेटिक साइकिल होनी चाहिए। So Glasser model developed this model to make teaching logical, scientific and outcome based। जो हम बोलते हैं कि टीचिंग साइंटिफिक प्रोसेस है या फिर सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो वो इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर बेसिक स्टेप फॉलो होता है कि पहले आप ऑब्जेक्टिव तैयार करते हो, इंस्ट्रक्शन, फिर असेसमेंट, फिर फीडबैक। तो सिंपल, प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज इन लेसन प्लानिंग, क्लासरूम इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। सो मीनिंग क्या है मॉडल का, ग्लासर्स मॉडल एक्सप्लेन हाउ टीचिंग एंड लर्निंग अकर थ्रू अ कॉन्टिन्यूस फीडबैक लूप। ओके, तो ये बेसिकली समझाता है कि कैसे टीचिंग और लर्निंग होती है एक फीडबैक लूप में। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना कि सबसे पहले टीचर क्या कराता है, पहले ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं कि आज आप क्या समझाओगे बच्चों को। मैंने जैसे तैयार कर लिया कि मैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग समझाऊंगी बच्चों को, फिर ठीक है, ये मैंने तैयार कर लिया। फिर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, मतलब मैं बच्चों को निर्देश दूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। फिर मैं बच्चों का फीडबैक लूंगी, सॉरी असेसमेंट लूंगी, ठीक है, मूल्यांकन करूंगी। फिर बच्चों का मूल्यांकन के जरिए फीडबैक मिल जाएगा मुझे कि किन बच्चों को समझ में आ चुका है। फिर जिनको नहीं समझ में आया उनको दोबारा से दूसरे मेथड से फिर ऑब्जेक्टिव्स तैयार करके लाऊंगी, फिर इंस्ट्रक्शन, फिर दैट इज असेसमेंट, फिर फीडबैक। ओके, तो एक फीडबैक लूप या फिर आप बोल सकते हो एक साइक्लिक नेचर आप बोल सकते हो, इसे चलता ही रहता है इसमें। सो अफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या जरूरत है, क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट स्टूडेंट मस्ट लर्न, कि सबसे पहले आपको ये जाना जरूरी होता है कि आप बच्चों को सिखाना क्या चाहते हो। स्टूडेंट के एंटरिंग बिहेवियर का, कि बच्चों को कितनी नॉलेज होगी उस चीज़ की भी समझ होनी चाहिए आपके अंदर। और इंस्ट्रक्शन जो तैयार करोगे, जो पढ़ाओगे बच्चों को, वो केयरफुली डिजाइन करो अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग कैसे करोगे, आप बच्चों को जो समझाया है आपने अब उसका मूल्यांकन कैसे लोगे, सॉरी, ऑरल मेथड से लोगे या फिर रिटन टेस्ट के थ्रू लोगे या फिर बच्चों के साथ डिस्कशन करके लोगे। और क्या रिजल्ट्स, यूजिंग रिजल्ट्स टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, जो रिजल्ट्स आएंगे उसके थ्रू आप फीडबैक लोगे, है ना, फीडबैक के थ्रू आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो इंस्ट्रक्शन में। सो कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स की बात करें ग्लासर बेसिक टीचिंग मॉडल की, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव तैयार करना होता है, फिर एंटरिंग बिहेवियर, फिर इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। ओके, इनको पढ़ते हैं डीप में। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, तो टीचर यहाँ पर डिसाइड करता है व्हाट स्टूडेंट नो और बी एबल टू डू आफ्टर इंस्ट्रक्शन। तो टीचर को ये पहले तैयार करके आना होता है कि जब मैं बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा या ये यूनिट या फिर ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, तो बच्चों को क्या चीज़ समझ में आ जाएंगी, वो क्या कर पाएंगे इसके बाद। ओके, तो अब आप इस, जैसे मैं बताऊं कि मॉडल ऑफ टीचिंग के बाद अब आप समझ जाओगे कि इतने सारे डिफरेंट मॉडल हैं, आप इस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हो। जब आप अपनी ट्रेनिंग में जाओगे तो आप इनको यूज कर सकते हो। ओके, सो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे वो स्पेसिफिक होने चाहिए, रिलेटेड टू योर टॉपिक होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। जैसे कि मैंने बोल दिया, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया कि मैं आज बच्चों को बताऊंगी कि सन जो राइज होता है वो वेस्ट से होता है, तो क्या ये मेजरेबल है? या फिर मैं ये बोलूंगी कि आज मैं बच्चों को बोलूंगी सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये मेजरेबल थोड़ी है, क्योंकि ईस्ट से ही तो होता है वो, उसकी कोई डायरेक्शन चेंज थोड़ी हो सकती है। ओके, तो जो मेजरेबल हो सकता है, ऑब्जर्वेबल हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए। गाइड द एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आप बच्चों को समझाओगे जो भी आपने तैयार करा है, और फिर यूजुअली रिटर्न इन बिहेवियरल टर्म। ओके, तो आप क्या करोगे, बच्चों के बिहेवियरल को जानोगे, कोशिश करोगे। सो एग्जाम्पल जैसे बात करें, स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन, कि आपने बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड समझाया है, तो अब बच्चे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व कर पाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, ये चीज़ आपने ऑब्जेक्टिव बना ली, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे तैयार करी कि बच्चे ये कर पाएंगे।
सो नेक्स्ट इज एंट्री बिहेवियर, दैट इज लर्नर्स इनिशियल स्टेटस, कि जब बच्चों को आपको लगता है कि बच्चों को ऑलरेडी क्या पता है इस चीज के बारे में। ओके, टीचर देखती है कि जैसे कि हमने नाउन के बारे में बात करी थी पहले, कि आपने बच्चों को पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, आपके दोस्त का क्या नाम है, आपको क्या चीजें पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, क्लास में क्या क्या चीजें हैं, तो आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को, मतलब इनिशियल स्टेटस को चेक कर रहे हो कि एटलीस्ट बच्चों को इन सब चीजों के बारे में तो पता है नहीं। तो टीचर पहले सबसे पहले असेस करती है, मूल्यांकन करती है बच्चों का, बच्चों को चेक करती है कि बच्चों को ऑलरेडी क्या पता है। जैसे सन मून और इन सब के बारे में, सन के बारे में या फिर प्लैनेट के बारे में बच्चों को बताने के लिए टीचर सबसे पहले क्या करेगी, पहले पूछेगी कि क्या आपको इन सब चीजों के बारे में, क्या आपने कभी मार्स का नाम सुना है, क्या आपने कभी वीनस का नाम सुना है। तो वो सारी चीजें बच्चों से असेस करेगी। ओके, तो जिससे बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है, वो पता चल जाएगा, उनकी स्किल्स, उनके एटीट्यूड्स और उनकी रेडीनेस की, वो कितने रेडी हैं। अगर टीचर को लगता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट के बारे, बच्चों को इन एग्जाम्पल्स के बारे में पता है, इन चीज़ों के बारे में पता है, तो वो बहुत आसानी से, बहुत इजीली कॉन्सेप्ट को लेकर के आ जाएगी। बच्चे को नहीं पता तो पहले बच्चों को समझाया जाएगा। ओके, इससे अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन आप प्लान कर सकते हो क्लासरूम में। तो ये कैसे ऐसा हो सकता है, प्री टेस्ट के जरिए। तो पहले आप जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह सब करते भी हैं कि आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन लेते हैं, फिर प्री टेस्ट लेते हैं, जिसमें चेक करा जाता है कि आपको नॉलेज कितनी है। जैसे आप देखते हो बीएड के लिए या फिर एमएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो वो किस लिए कराए जाते हैं कंडक्ट, कि एटलीस्ट आपको नॉलेज तो हो इस चीज के बारे में, तभी तो आप एमएड कर पाओगे ना। ओके, सो इंटरव्यूज के जरिए या फिर ऑब्जर्वेशन के जरिए, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए आप कर सकते हो। सो पर्पस क्या है, टू अवॉइड मिसमैच ड्यूरिंग बिटवीन टीचिंग एंड लर्नर रेडीनेस। अब जैसे टीचर ने तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर ली आपसे कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं और आपको आती नहीं है, तो वो मिसमैच नहीं हो पाएगा अगर आप एंट्री बिहेवियर जान लोगे तो। ओके, इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है, दिस इज अ फैक्चुअल टीचिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जो आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करे हैं बच्चों के लिए, आपने चेक कर, आपको पता चल गया कि बच्चों को इतना सब आता है, तो अब आप हमें इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे, डेमोन्स्ट्रेट करोगे, मतलब चार्ट्स के जरिए, ग्राफ्स के जरिए, इमेजेस के जरिए बच्चों को दिखाओगे जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके, डिस्कशन करोगे बच्चों के साथ, बातचीत करोगे कॉन्सेप्ट के बारे में, एक्टिविटीज़ भी आप कंडक्ट करा सकते हो ताकि बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग करके चीज़ों को कर सके, मतलब खुद से समझ करके, एक्टिवली एक्सप्लोर होकर के या फिर एक्टिवली एंगेज होकर के समझ पाए। लर्निंग मटेरियल आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आप बच्चों को समझा सकते हो। ओके, रीइंफोर्समेंट मतलब बच्चों को बढ़ावा दे सकते हो। जैसे आप, बच्चों ने कुछ अच्छा आंसर किया तो आपने बोल दिया गुड, वेरी गुड, है ना। तो ऐसे करके शाबाशी दे करके, बच्चों को कुछ गिफ्ट्स दे करके, जब बहुत अच्छे उन्होंने स्कोर किया है, फिर बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंट करा, तो ये आप इस तरह से रीइंफोर्स कर सकते हो बच्चों को, और कि और भी ज़्यादा अच्छे से करे और बच्चे करें। और गाइडेड प्रैक्टिस की, जिन बच्चों को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ पे बच्चों को गाइड कर सकते हो। ओके, सो टीचर ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस सो दैट स्टूडेंट कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर टीचर लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज करती है ताकि बच्चे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई है वो सारी चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट करें वो, ताकि बच्चे जो हैं वो समझ सके कि टीचर हमें क्या पढ़ाना चाहती है और हमें क्या समझना है। ये सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस मॉडल का, क्योंकि यहाँ पर ही आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो बच्चों के साथ, है ना। बच्चों के साथ समझाते हो कॉन्सेप्ट्स को, बच्चों के साथ मिल करके, और या फिर बच्चों को। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या होता है, इसमें आप इवैल्यूएशन करते हो जो भी आपने समझा दिया है बच्चों को। अब आप चेक करोगे कि क्या वो ऑब्जेक्टिव जो मैंने तैयार करे थे वो अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए। और वो कैसे चेक करोगे, इवैल्यूएशन के जरिए, जैसे टेस्ट के जरिए, असाइनमेंट्स के जरिए ऑब्जर्व करके, या फिर प्रैक्टिकल टास्क दे करके कर सकते हो। ओके, तो असेसमेंट क्या मेजर करेगा, बच्चे की अचीवमेंट, कि बच्चे ने कितना अच्छा समझे। जैसे मास्टरी लेवल की बात करें, तो मास्टरी लेवल हम कैसे चेक कर सकते हैं, जब हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे, फीडबैक लेंगे बच्चों का, किसके जरिए, मूल्यांकन के जरिए। अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ को मेजर करता है, उनकी स्किल्स को मेजर करता है कि कितने अच्छे से वो समझ सकते हैं, कितने आसानी से समझ पाते हैं, ना। और उनके एटीट्यूड्स को, कि क्या, जैसे हमने ऐसे टेस्ट बच्चों को दे दिया, ऐसे टेस्ट, है ना, या फिर डिबेट कंपटीशन हमने दे दिया, तो वहाँ पर हम बच्चों की एबिलिटीज़ को समझ पाएंगे, उनकी स्किल्स को समझ पाएंगे, उनके एटीट्यूड्स को समझ पाएंगे। तो ये हमें ये दर्शाता है कि जो हमने टीचिंग कराई है, क्या वो इफेक्टिव रही है या नहीं रही है, क्या जो टीचर ने ऑब्जेक्टिव तैयार करे थे वो कितने बच्चों को आसानी से समझ में आ चुके हैं। ओके, सो फीडबैक लूप चलता है यहाँ पर, को स्ट्रेंथ ऑफ ग्लासर मॉडल। तो रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस, जस्ट अ मिनट।
सो रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट आर यूज टू प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर। इससे बच्चों को भी फीडबैक मिलता है कि उन्होंने कहाँ गलती की हुई है। इंस्ट्रक्शन में भी इम्प्रूवमेंट कर सकती है टीचर्स। लर्निंग गैप्स क्या है कि क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे बच्चों को क्वाड्रिलेटरल नहीं समझ में आ रहा है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ में आ रही है। टीचिंग मेथड्स एडजस्ट कर सकती है टीचर थ्रू द असेसमेंट, है ना, थ्रू द इवैल्यूएशन। और रेमेडियल टीचिंग भी डिजाइन कर सकते हैं, मतलब बच्चों को जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए प्रॉपर क्लास अरेंज कराई जाए और उनको आसानी से और अच्छे वे में समझाया जाए। ओके, सो टीचिंग बिकम अ कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो टीचिंग यहाँ पर एक साइकिल बन जाती है कि आप पहले बच्चों को क्या करोगे, पहले आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या आपको पढ़ाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप दैट इज इंस्ट्रक्शन दोगे, है ना, क्लास में समझाओगे। उसके बाद असेसमेंट लोगे। ओके, फिर फीडबैक कैसे लोगे, इवैल्यूएशन के जरिए आपको फीडबैक मिल जाएगा। फिर आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे कि जो बच्चों को नहीं समझ में आए उनको कैसे समझाऊं। तो कॉन्टिन्यूस साइकिल बन जाती है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक होता है ये, क्योंकि यहाँ पर आप एक प्रॉपर साइकिल यूज करते हो, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे यूज करते हो। सिंपल और इजीली अप्लाई कर सकते हो क्लासरूम में, क्योंकि ये सभी बच्चों की नीड्स पर भी फोकस करता है। लर्निंग आउटकम पे फोकस करता है कि बच्चों को कितना समझ में आया है, उस चीज को आप देखते हो। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता है थ्रू द इवैल्यूएशन, थ्रू द असेसमेंट। ओके, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे डिफरेंट पेस से या फिर डिफरेंट क्षमता से पढ़ते हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। उनके लिए अलग से रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, रेमेडियल टीचिंग अलग से प्रोवाइड कराई जाती है। सो एक्सप्लेन इन हेल्प इन लेसन प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। तो अब अगर जैसे कि मैंने इवैल्यूएशन कर लिया आप बच्चों का सभी का, तो मैं लेसन प्लान में हेल्प करेगा ये। अब मैं आगे जो भी यूनिट्स बनाऊंगी या फिर जो भी मैं देखूंगी कि मुझे क्या पढ़ाना है, वो सभी बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाऊंगी कि सब बच्चे आसानी से समझ पाए। और इवैल्यूएशन में भी कि किस तरह से मैं बच्चों का मूल्यांकन करूँ, उसमें भी हेल्प करता है। सो एडुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये टीचर्स को हेल्प करता है कि वो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स प्लान कर पाए। ओके, इंश्योर करता है टीचिंग मैचेस लर्नर नीड्स, कि बच्चों की नीड्स को मेजर कर पा रही हैं या फिर नहीं। जैसे कि आपने कुछ भी पढ़ा दिया करके तो वो नहीं चल सकता है यहाँ पर। ओके, सपोर्ट इवैल्यूएशन ड्रिवन टीचिंग। तो यहाँ पर आप इवैल्यूएशन भी होता है, आपका मूल्यांकन भी होता है, तो इस चीज को ये सपोर्ट करती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब निपुणता आधारित होती है, जहाँ पर आपकी अचीवमेंट को देखा जाता है, जहाँ पर देखा जाता है कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया तो फिर आपको दोबारा से समझाया जाएगा, रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। ओके, टीचर ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्किल डेवलपमेंट के लिए और करिकुलम डिजाइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज अ टीचर, मतलब एज अ टीचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अच्छे से कैसे समझेंगे, तो आपको अच्छा लेसन प्लान भी बनाना आना चाहिए। ओके, सो एडवांटेजेस की बात करें तो क्लियर एंड लॉजिकल होता है। टीचिंग इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है। अकाउंटेबिलिटी को, कि आप जवाबदेही होते हो, मतलब एज अ टीचर आप जवाबदेही हो या फिर हम जवाबदेही है कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया, तो हम अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट कर सकते हैं इससे। रैंडम टीचिंग नहीं होती है, क्योंकि आपने जो प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाओगे, तो आप कुछ भी आकर के नहीं बोल दोगे, तो वो चीज़ें नहीं होती है। ओके, ऑब्जेक्टिव एविडेंस पे बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव एविडेंस पे कैसे, कि जो आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करे हैं क्या वो सही समझ में आ गए हैं बच्चों को या नहीं आए हैं, वो आप देख पाते हो। ओके, सो लिमिटेशंस की बात करें तो कॉग्निटिव आउटकम पे ज्यादा फोकस करता है, अफेक्टिव और साइकोमोटर पे नहीं। मतलब आपकी स्किल्स पर फोकस नहीं करता, बस आपको चीजें समझ में आई है, आप लर्न कर पाए हो, उस पर ज्यादा फोकस करता है, मतलब माइंड पे ज्यादा फोकस करता है। ओके, रिड्यूसेस लर्निंग टू मेजरेबल बिहेवियर। तो यहाँ पर जो मेजरेबल बिहेवियर है उससे लर्निंग कम हो जाती है। और लेस एम्फोसिस ऑन अफेक्टिव एंड क्रिएटिव लर्निंग पे फोकस नहीं कर देता, जैसा कि हमने और बाकी मॉडल्स में देखा था। इसमें बेसिकली बस आपको सिस्टमेटिक वे में कैसे पढ़ाना है उस चीज़ पे फोकस करा जाता है। रिजिड हो सकती है अगर ऑब्जेक्टिव्स बहुत नैरोली डिफाइंड करे हैं। जैसे आपने बोल दिया, आपने ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए कि आज बच्चे इससे मॉडल्स ऑफ टीचिंग को अपने एग्जाम्स में कर पाएंगे, अपने एग्जाम्स में इसको अच्छे से लिख पाएंगे, तो वो एक नैरोअर ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप बस इसलिए पढ़ा रहे हो कि बच्चे एग्जाम्स पास कर पाए। नहीं, आपको इसलिए भी पढ़ाना है कि बच्चे वो यूज कर पाए, आगे जब वो टीचर बनेंगे तब अपने मेथड्स में यूज कर पाए। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास, है ना, दैट इज ऑफ द मॉडल्स ऑफ टीचिंग। और अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स के बारे में। ओके, बाकी हमने ये डिफरेंट
मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ लिए हैं। ब्रूनर मॉडल भी जो कि किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने। मास्टरी लर्निंग मॉडल की बात करें तो ये दिया था बेंजामिन ब्लूम ने। इंक्वायरी की बात करें तो सचमैन ने दिया था, और ग्लासर्स जो दिया था वो ग्लासर ने दिया था। ओके, तो ये डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो भी बीएड परसू कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।